नमो नमः। प्रथम वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र काव्य, नाटक एवं प्रायोगिक व्याकरण के अंतर्गत संकलित पुस्तक स्वप्न वासवदत्तम, जो महाकवि भास के द्वारा विरचित है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम स्वप्न वासवदत्तम नाटक का सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। काव्यसु नाटकम रम्यम, यह उक्ति प्रसिद्ध एवं सार्थक है। साहित्य दो प्रकार का होता है, दृश्य एवं श्रव्य। दृश्य में नाटक का प्रमुख स्थान है। वह दर्शकों को ऐतिहासिक व काल्पनिक पात्रों से साक्षात्कार करवाकर उनके जीवन चरित्र से शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। नाटक आदि रूपक के 10 भेद हैं। हमारे जो धनंजय हैं, जिनके द्वारा विरचित 10 रूपक जो साहित्य पुस्तक है, उसमें नाटक के रूपक के 10 भेदों में आता है नाटक, प्रकरण, भाण, वायोग, समविकार, डीम, इहामिक और अंक और विधि और प्रश्न। इसमें नाटक भी रूपक के एक भेद के अंतर्गत संकलित है। सबसे पहले हम स्वप्न वासवदत्तम जो नाटक है, जो महाकवि भास के द्वारा विरचित है, यह इतिहास प्रसिद्ध 6 अंकों का उत्कृष्ट नाटक है, जो महाकवि भास के द्वारा रचित प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, यानी यह प्रतिज्ञा जो योगेंद्रायण है, यह भी महाकवि भास के द्वारा रचित 4 अंकों का जो नाटक है, उसका ही यह उत्तरार्ध है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि महाकवि भास ने जो प्रतिज्ञा योगेंद्रायण लिखा है, उसी नाटक की घटना वस्तु का उल्लेख इस स्वप्न वासवदत्तम नाटक में भी मिलता है। मंत्री योगेंद्रायण यह प्रवाद फैलाता है कि वासवदत्ता अग्नि में भस्म हो गई है। इसी आधार पर वह उदयन और पद्मावती का विवाह कराने में सफल होता है तथा राजा उदयन को खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति होती है। जो नाटक का जो प्रमुख जो वृतांत है, नाटक की जो रचना का जो मुख्य कथा वस्तु के अंतर्गत संकलित है, वह महाकवि भास का यही था कि उदयन के खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करना था। किससे? राजा शत्रु आरुणि से। और उसको प्राप्त करने के लिए सैनिक के बाहुबल की आवश्यकता थी, क्योंकि प्राचीन काल में अगर राजा को अपने सीमाओं का विस्तार करना था तो उसको सेना की आवश्यकता होती थी। इसीलिए मंत्री जो योगेंद्रायण पास के राजा दशरथ की सहायता प्राप्त करने के लिए वह वासवदत्ता के जल मरने की झूठी खबर फैलाता है और महाराज उदयन का विवाह राजकुमारी पद्मावती से करवाकर अब महाराजा उदयन के खोए हुए राज्य को शत्रु आरुणि से पुनः प्राप्त करने में सफल होता है। तो यह नाटक का जो प्रमुख वृत्तांत है, इसी पर यह नाटक आधारित है। प्रस्तुत नाटक भाष्य की नाट्य कुशलता का चूड़ांत निर्देशक है। नामाकरण के संदर्भ में कहा गया है कि एक दिन राजा उदयन का वासवदत्ता के साथ स्वप्न मिलन होता है, इसीलिए स्वप्न वासवदत्तम नाम से अलंकृत है। जो नाटक का जो नामाकरण किया गया है, वह इस नाटक के पंचम अंक की घटना के आधार पर किया गया है, जहाँ पर महाराजा उदयन अपनी स्वप्न अवस्था में राजकुमारी वासवदत्ता को देखते हैं और सपने में वासवदत्ता को देखने के कारण इस नाटक का जो कह सकते हैं, इस नाटक का जो प्रमुख जो अंक है, वह पंचम अंक की उस घटना के आधार पर ही इस नाटक का नामाकरण स्वप्न वासवदत्तम नाम से यह अलंकृत है। परीक्षा उपयोगी भी प्रश्न है, पूछा भी जाता है, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षा में भी आता है कि स्वप्न की घटना कौन से अंक में आई, तो पंचम अंक में उल्लेखित है। यह संस्कृत साहित्य का प्रथम राजनीतिक प्रधान रूपक है। इसमें नायक वत्सराज उदयन तथा नायिका वासवदत्ता है। इसका अंगिरस श्रृंगार है, जो करुण मिश्रित विप्रलंब से पुष्ट है। वासवदत्ता आलंबन है, उसका हंसना, केली आदि उद्दपिन है। उदयन का वियोग में विहल अवस्था में होना अनुभाव है और विष आदि संचारी भाव तथा रति अस्थायी भाव है। यानी विषाद आदि इसके संचारी भाव तथा रति अस्थायी भाव है। अलंकारों के प्रयोग में भी महाकवि भास सिद्ध हस्त हैं। प्रस्तुत नाटक में प्रमुख रूप से स्वाभोक्ति, अर्थांतरन्यास, काव्यलिंग आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। नाटक में कुल पद्य संख्या 57 है, जिनमें अनुष्टुप, उपेंद्रवर्जा, उपजाति, मालिनी, आर्या आदि 11 छंदों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले हम स्वप्न वासवदत्तम नाटक एक दृष्टि में देखते हैं। तो स्वप्न वासवदत्तम नाटक के जो रचनाकार वो कौन है? महाकवि भास, यानी प्रणेता, यानी इसके जो रचनाकार है वो महाकवि भास है। इनका समय
क्या माना गया, 327 ईस्वी पूर्व माना गया है। महाकवि भास के द्वारा रचित जो इनका कृतित्व है, संस्कृत साहित्य में इनके 13 प्रसिद्ध नाटक मिलते हैं, जिनमें कौन कौन से 13? प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, पंचरात्र, मध्यम वायोग, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूतवाक्य, उरुभंग, बालचरित्र, चारुदत्त, अविमारक, प्रतिज्ञा योगेंद्रायन और अपने पाठ्यक्रम में संकलित स्वप्न वासवदत्तम। ये इनके कुल 13 प्रसिद्ध नाटक संस्कृत साहित्य में मिलते हैं। हमारा जो स्वप्न वासवदत्तम जो नाटक है, इसके नायक उदयन है, जो वत्स देश के राजा, कौन से देश के? वत्स देश के राजा, और नायिका है जो है वासवदत्ता, जो अवंती देश की राजकुमारी है। ठीक है ना, प्रश्न पूछा भी जाए तो ध्यान रखना है, अवंती देश की राजकुमारी है वासवदत्ता। उपजीव्य यानी इसकी घटना वस्तु किस पर आधारित है इस नाटक की? तो इस नाटक की जो घटना वस्तु है वह लोक कथाओं पर आधारित है। और इस नाटक में कुल कितने अंक है? तो इसमें कुल 6 अंक है। और श्लोक संख्या कितनी है? इसकी कुल श्लोक संख्या है वह है 57। इसकी कुल श्लोक संख्या हमें प्राप्त होती है। अब इस नाटक में जो प्रमुख जो अलंकार है वो है स्वाभोक्ति है, अर्थांतरन्यास है, काव्यलिंग है, अनुमान है, आदि प्रमुख अलंकार इसमें मिलते हैं। इसका जो रस है वह अंगिरस इसका श्रृंगार है, और यह करुण मिश्रित विप्रलंब से यह पुष्ट है। इसमें छंद हमने पढ़े हैं, कुल 11 प्रकार के छंद हैं। अनुष्टुप, उपेंद्र वर्जा, उपजाति, मालिनी आदि प्रमुख गुण हैं। और इसके जो वृत्ति है वह भारतीय इसकी वृत्ति है, और इसमें जो प्रसाद गुण हैं। इस नाटक की प्रमुख सूक्तियों के बारे में देखें, जो प्रमुख सूक्तियां परीक्षा उपयोगी भी है। पहली है इसकी सूक्ति अनित्य कर्मणियों ही विधि, यानी कहने का तात्पर्य अनित्य कर्मणियों विधि, यानी भाग्य का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी कर्ता विशेष के अगर विधाता ने जो उसके भाग्य में लिख दिया गया है उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है, वह घटना घटित होकर ही रहती है। फिर अगला है काल क्रमेण जगत परिवर्तन माना, यानी काल क्रमेण जगत परिवर्तन माना, यानी समय परिवर्तनशील है, जगत के अंतर्गत काल की जो रेखा है वह परिवर्तित होती रहती है। काल क्रमेण जगत परिवर्तन माना, यानी समय चक्र जगत जो है परिवर्तनशील है। काल क्रमेण यानी समय चक्र की जो रेखा वह निरंतर परिवर्तनशील है, वह बदलती रहती है। फिर तीसरी उक्ति है चकार पंक्ति व गच्छति भाग्य पंक्ति, यानी हमारे भाग्य चक्र की जो रेखा है वह किसके समान चलती? चकार पंक्ति, यानी रथ चक्र के अर्रों की भांति परिवर्तित होती रहती है। यानी जिस प्रकार से रथ का जो अर्रा होता है, यानी रथ का जो पहिया होता है वह घूमता रहता है ना, उस पहिए के अंदर अर्रे होते हैं, प्लस का निशान जैसा होता है। वो क्या करता है, धीरे धीरे एक कभी वो ऊपर की ओर होता है, फिर उत्तर दिशा में होता है, दक्षिण में आता है, पूर्व में आता है, जिस तरह से वो परिवर्तित होता रहता है उसी प्रकार से हमारे भाग्य में भी समय चक्र की जो रेखा है वह रथ चक्र के अर्रे की भांति चलती। सुख दुख का जो चक्र है वह मानव जीवन में निरंतर चलता रहता है। ये सारे हमारे श्लोकों के अंदर उक्ति आएगी, उस समय हम इनका पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे, अभी सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। फिर है दुख नाशस्य रक्षणम, दुख नाशस्य, नाशस्य शब्द का अर्थ होता है धरोहर, यानी धरोहर की रक्षा करना बड़ा ही कठिन कार्य है। कहने का तात्पर्य कोई व्यक्ति अगर कोई वस्तु हमारे पास धरोहर के रूप में रखता है, गिरवी रखता है, तो उसकी रक्षा करना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि उसकी रक्षा करना हमारा धर्म हो जाता है, क्योंकि वो विश्वास के आधार पर कोई वस्तु हमारे पास धरोहर के रूप में रखता है, इसीलिए हमें उसकी रक्षा करना बड़ा ही जरूरी होता है, ये बड़ा ही कठिन कार्य है। काले काले छिद्यते रुहिणते चह, माँ कवि भास ने यहाँ पर हमारे जीवन चक्र के बारे में बताया कि काले काले छिद्यते रुहेते च, कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार वन में उगने वाली घास को हम काटते हैं तो थोड़े समय बाद वह घास उग जाती है ना, उसी प्रकार से मानव के जीवन में जीवन और मृत्यु का चक्र वह निरंतर चलता रहता है। कहने का तात्पर्य कि अगर मानव ने जीवन लिया है तो जीवन के अंतिम क्षण में उसकी मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद उसका पुनः जन्म होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये मानव जीवन का जो चक्र है वह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ होता है। जिसकी जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु होने के बाद व्यक्ति का जन्म लेना भी निश्चित है। दार्शनिक परंपरा को उद्घाटित किया है माँ कवि भास ने इसमें। अहो, छठी उक्ति क्या है, अहो अकरुणा खलीश्वरा, कहने का तात्पर्य है कि जो ईश्वर है वह बड़ा ही निर्दयी है। ये उक्ति हमारे स्वप्न वासवदत्तम से ही ली गई है। फिर कह रहे परस्पर गता लोके दृश्यते तुल्य रूपता, कहने का तात्पर्य यह है कि इस लौकिक जगत में परस्पर रूप तुल्यता देखी जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस लौकिक जगत में हम सकल लोग भी देखे जाते हैं, यानी कभी कभी हमें इस लौकिक जगत में हमारे समान ही रूप रंग वाले लोग भी देखने को मिलते हैं। तो ये इसकी प्रमुख उक्तियां थी।
अब हम स्वप्न वासवदत्तम नाटक की जो अंक का अनुसार, जो इसमें 6 अंकों में जो ये विभक्त है, उसके अंक का अनुसार इसकी घटना वस्तु का सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रथम अंक में कौन सी घटना वस्तु उल्लेखित है। पूरी विस्तृत कथा वस्तु बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी संक्षिप्त हमें जानकारी प्राप्त हो जाए, क्योंकि किसी भी अगर हम किसी स्थान विशेष पर पहुंचना चाहते हैं तो अगर उसका मानचित्र हमारे मस्तिष्क में विद्यमान होता है तो उस जगह पर हम आसानी से पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से किसी भी काव्य को पढ़ने से पूर्व उस काव्य की सामान्य जानकारी अगर हम प्राप्त कर ले कि इस काव्य की घटना वस्तु क्या है, प्रमुखता किसका वर्णन है, कौन नायिका है, कौन नायक है, ये जानकारी अगर हमें मिल जाती है तो हमें उसको आसानी से वह काव्य समझ में आ जाता है। इसीलिए हम स्वप्न वासवदत्तम नाटक की अंक अनुसार इसकी संक्षिप्त कथा वस्तु देखते हैं कि छोटे रूप में देखेंगे कि प्रथम जो अंक है उसमें प्रमुख घटना क्या है। तो प्रथम अंक में राजा प्रद्योत के महल से वासवदत्ता का हरण कर लाने के पश्चात महाराजा उदयन राज्यकार्य से विमुक्त हो जाते हैं, जिससे शत्रुबुद्ध आरुणि को आक्रमण का अवसर मिल जाता है। लेकिन मंत्री योगेंद्रायन की विद्वता से आरुणि को परास्त करने के लिए मगध के राजा दर्शक की सहायता लेते हैं और योगेंद्रायन मगध के राजा दर्शक के यहाँ वासवदत्ता को धरोहर के रूप में छोड़ आते हैं। पद्मावती का वासवदत्ता के साथ राजगृह प्रस्थान का वर्णन भी प्रथम अंक में है। यानी इस प्रथम अंक की जो घटना वस्तु वह यही है कि महाराजा उदयन के राज्य पर शत्रु राजा आरुणि अधिकार कर लेता है और योगेंद्रायन फिर एक गोपनीय योजना बनाता है जो प्रथम अंक में उल्लेख वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रखता पद्मावती के पास, और इस तरह से उस धरोहर के रूप में रखने वाली जो घटना वस्तु है उसका वर्णन इस प्रथम अंक में किया गया है। फिर इसका जो द्वितीय अंक है, द्वितीय अंक में पद्मावती व वासवदत्ता का सख्य भाव, पद्मावती की उदयन विषयक आसक्ति तथा मगध में उदयन का आगमन, रूप लावणी के आधार पर उदयन का पद्मावती के साथ विवाह हो जाता है। यह सारी जो घटना वस्तु है वह द्वितीय अंक में वर्णित है। फिर हम तृतीय अंक की जो घटना वस्तु है, विवाह के कारण वासवदत्ता का दुखित होकर प्रमद वन में चले जाने का वर्णन तृतीय अंक में उल्लेखित है। यानी जब महाराज उदयन का विवाह पद्मावती के साथ हो जाता है तो उनकी जो प्रथम पत्नी है वासवदत्ता वह दुखित हो जाती और वह प्रमद वन में चली जाती। इसका वर्णन तृतीय अंक में किया गया है। फिर चतुर्थ अंक की जो घटना वस्तु, इसमें शरद ऋतु में पद्मावती एवं वासवदत्ता के उद्यान भ्रमण के समय ही उदयन का आगमन, वासवदत्ता का छिपना, उदयन द्वारा प्रश्न करने पर राजा का दोनों के प्रति प्रेम व्यक्त करना और वासवदत्ता की श्रीमती में महाराज उदयन का अश्रुपात करना वर्णित है। यानी चतुर्थ अंक की घटना में जो विदूषक है वसंतक है ना, और महाराज उदयन, इन दोनों का वार्तालाप इस चतुर्थ अंक में वर्णित है। विदूषक के बारे में पूछा जाता है कि स्वप्न वासवदत्तम नाटक का विदूषक कौन है, तो उसका नाम है वसंतक। पंचम अंक की जो घटना वस्तु है, इसी के आधार पर इस नाटक का नामांकन स्वप्न वासवदत्तम रखा गया है। तो पंचम अंक में एक दिन देववशात यानी भाग्य से महाराजा उदयन जब पद्मावती सिर वेदना से पीड़ित होती है तो समुद्र ग्रह में महाराजा उदयन उनसे मिलने जाते हैं। उस समय पद्मावती वहां पर विद्यमान नहीं होते। महाराज उदयन उसका इंतजार करने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। इसी समय वासवदत्ता आती है और वासवदत्ता सोए हुए महाराज उदयन को पद्मावती समझकर वह उनके पास बैठ जाती है और इसी समय स्वप्न में महाराज उदयन वासवदत्ता को देखते हैं जो उनकी पहली पत्नी थी, क्योंकि वो अग्नि में जलकर मर गई थी, ऐसा वृतांत प्रवाद फैलाया जाता है। तो वो हाय वासवदत्ता इस कर से विलाप करते हैं, परंतु राजा को वो वासवदत्ता पहचान लेती कि अरे ये तो सोए हुए महाराज उदयन है, और वो वहाँ से जाने लगती है। इसी समय से वासवदत्ता वहाँ से गायब हो जाती है और महाराज उदयन ये बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि मैंने वासवदत्ता को वास्तविक रूप में देखा या काल्पनिक रूप में देखा। तो ये सारी घटना वस्तु इस पंचम अंक में वर्णित है। फिर हम इसकी षष्ठ अंक की जो घटना वस्तु है, षष्ठ अंक में रानी पद्मावती को वासवदत्ता का चित्र देखकर ध्यान आता है कि ऐसे ही रूप रंग वाली एक स्त्री यहाँ रहती है। राजा उस स्त्री वासवदत्ता को लाने का आदेश देते हैं। वासवदत्ता पहचान ली जाती है। इसी समय योगेंद्रायन का आगमन तथा उदयन का सेनापति रुमणवान आरुणि को युद्ध में परास्त करता है। इस प्रकार नाटक का सुखांत अंत होता है। षष्ठ अंक की जो घटना वस्तु होती है, इसमें हमें यही मालूम पड़ता है कि जब महाराजा उदयन के पास उनकी धरोहर को रहने के लिए जब योगेंद्रायन आता है, जब वो उनको एक चित्रफलक अर्पित करता है, तो इस चित्रफलक में वासवदत्ता
चित्रित थी। जो पास में बैठी हुई पद्मावती कहती है कि अरे महाराज, ऐसे ही रूप रंग वाली एक स्त्री को मेरे पास कोई ब्राह्मण धरोहर के रूप में रख कर गया है। तब राजा आदेश देता है, वासवदत्ता को बुलाया जाता है और वासवदत्ता पहचान ली जाती है। योगेंद्रायण में उसी समय आ जाता है, वो अपनी धरोहर की मांग करता है। इस पर आपसी वार्तालाप में महाराज उदयन योगेंद्रायण की आवाज़ को पहचान लेते हैं और सारी उनकी वार्तालाप योगेंद्रायण बताता है कि महाराज, आपके खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए मैं सैनिक के बाहुबल की आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने ये सारी योजना बनाई। वासवदत्ता के छद्म अग्निकांड के घटने की योजना जो लावण गांव में घटित हुई थी, इस तरह के छद्म प्रवाद को मैंने फैलाया था। उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, बस आपके खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करना था। इस प्रकार से इस नाटक का सुखांत अंत होता है। इस प्रकार इस नाटक में जो प्रमुख पात्र है, नायक उदयन है, नायिका हमारी प्रथम जो नायिका है वह वासवदत्ता है, गौण नायिका पद्मावती है, योगेंद्रायण महाराज का मंत्री है, वसंतक जो हमारा क्या है, विदूषक है। ठीक है ना। इस तरह से ये इसके प्रमुख पात्र उल्लेखित है। इस तरह से हमने इस नाटक के बारे में सामान्य जानकारी हमने प्राप्त की, जो 6 अंकों में वर्णित है। इसका नाटक का नामांकन इसके पंचम अंक की घटना के आधार पर किया गया है। महाकवि भास का ये उत्कृष्ट नाटक है। महाकवि भास का समय 327 ईस्वी पूर्व माना गया है और जो अग्निकांड की जो घटना हुई थी वह लावण गांव में हुई थी। इस तरह से इस नाटक के बारे में हमने आज सामान्य जानकारी को प्राप्त किया।